अस्सलाम वालेकुम। इशाल्लाह अब्दुल राफे, अलीजा ज़मान अब्दुल राफे, अल्लाह नवाज अनंत अब्दुल मन्नान, Yes, sir, present. अब्दुल साहब अब्दुल्ला, Present, sir. आयशा एमन अकरम, ईशा एमन अकरम, ईशा शेख अफान अली, ईशा माय Present, sir. अमारा, फरराना Present, sir. अनम अफजल, अनम अफजल, फिजा बीबी हाफिज मोहम्मद अरीज रियाज, नदीम, Present, sir. आयशा खान, हमजा रजा Present, sir. अजीज अहमद, हीरा असद Present, sir. ईशा तारिक, इल्शनाज ईशा तारिक, इनामुल्लाह खालिद फायजा अशरफ, सुल्ताना, इज्जत खुर्शीद फायजा सुल्ताना, लाइबा अदल फायजा मकसूद, मालिक तजवीर फायजा मकसूद, मारिया असलम हबीबा तारिक, मरियम Present, sir. हाफजा बिलाल फिजा, फातिमा Present. हिबासिम, मोहम्मद हिबा नवाज आसिम, 35 हिना रशीद, मोहम्मद अदील अख्तर Present. मोहम्मद हिरा बिलाल कौसर, Yes, sir. Present. हिरा मोहम्मद मुनीर, फारिस खान Present, sir. हिरा ताहिर, Present. मोहम्मद फाइज जन्नत इकबाल, Present, sir. मोहम्मद किंजा हमाद सुहैब, मोहम्मद हमाद यूसुफ महम जमशेद, Yes, sir. Present. मोहम्मद इकरार रियाज महम नवीद, Present, sir. महनूर, मोहम्मद शहबाज महनूर, मोहम्मद शाहिद यासिर मारिया खान, मोहम्मद Present. उजैर अशरफ मरियम अयूब, मोहम्मद sir. जुबैर मजहर हुसैन, Present, sir. अमर मोहम्मद इर्तजा, मोहम्मद इर्तजा, Present. नीदा रियाज निगत, Present, sir. निमरा रबाक अली, मुस्तफा Yes, sir, present. सहर निमरा सलीम, रियाज Present, sir. रईस अहमद सजील अहमद, राशिद लतीफ सजील अहमद, बाब ज़हरा साजिद जमील सहर अली, Present, sir. सना मोहम्मद शहर हयात, तैमूर नईम शहर हयात, शहराज अहमद सुहैब नदीम, तोबिया Present. असगर तैमूर नसीम, सैयद फातिमा Present, नूर sir. फातिमा तहरीम कमर, तवक्कुल अब्बास तहरीम, सुबह शबीर खान Present, sir. उस्मान गमन, अब्बासुर रहमान Present, sir. जुमैर यशा, रियाज Yes, sir. जैद, Present, sir. तुलबा अशरफ जुमरा अहमद ईशा आपकी अटेंडेंस लगा दीजिए। उसके बच्चे जो अभी तक एब्सेंट हैं मैं उनके अटेंडेंस बोल रहा हूँ अपना नाम सुनिएगा अगर उनमें से कोई क्लास ज्वाइन कर चुका हो तो अटेंडेंस बोलिएगा आफ्ताब खालिद मैं सिर्फ एब्सेंट स्टूडेंट का नाम बोलूंगा जिनके नाम नहीं बोलूंगा उनके अटेंडेंस हो चुकी है आयशा
ईशा, ईशा present. ईशा शेख, Fatma Munir, अहमद रजा, Fatma Munir, Hafiz Muhammad Ibrar, अहमद रजा, Ilshanaz, आयजा फारूक, Present, sir. Inamullah, अली हसन, Present, sir. मिनाहिल, Khalid Rashid, Present. मोहम्मद हसीब, Yes, sir. Laiba Adil, मोहम्मद इरफान, Yes, sir. रब नवाज, Ali Aslam, रब नवाज डोगर, Muhammad Bilal, रिदा करीम, Present, sir. Muhammad Fahad Ishfaq, रिमशा जब्बार, Muhammad Hamad 06, रिमशा जब्बार, Muhammad Ibrar Ilyas, सुंबल शफीक, Muhammad Present, Ibrar sir. Ilyas, उस्मान Muhammad हुसैन, Shahbaz, उस्मान हुसैन, Muhammad Shahbaz, Muhammad Zubair, ये वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। रब नवाज, रिमशा जब्बार, Sajda Noor Fatma, उस्मान हुसैन, Tuba Shabir Khan, Umar Ilyas, एक तो दोबारा सुनिएगा जो अब्दुल राफे, सिर्फ उनका नाम नहीं ले रहा, एमन अकरम, इसके अलावा जो प्रेजेंट है उनका मैं अनम नाम नहीं ले अफजल, रहा। अफ्ताब खालिद, फायदा इरशाद, सुल्ताना, इशार शेख, इल्सानाज, फायदा खालिद मकसूद, अरशद, मोहम्मद बिलाल, हिबा मोहम्मद आसिफ, इशफाक, मोहम्मद हमाद 06, किंजा मोहम्मद सुहैब, जुबैर, सैयद महानूर, मोहम्मद सजील अहमद, 06, Sir, Faida Maqsood is present. मोहम्मद जुबैर, सैयदा नूर फातिमा, दोबारा नाम बोलिएगा। शबीर खान, उमर इलियास, Faiza Maqsood. फायदा मकसूद कहाँ है? फायदा मकसूद कहाँ है? फायदा मकसूद हाथ रेज करें अपना। ये आईडी किसकी है? फायदा यहाँ पर तो अदील नवीद आ रहा है। सर मेरी आईडी नहीं लॉगिन हो रही, इसलिए मैं दूसरी आईडी से इस वक्त क्लास ले रही हूँ। ये गुल मोहम्मद कौन है यहाँ पे? फायदा मकसूद, हेलो, ठीक है, आपका अटेंडेंस हो जिसकी गया। आईडी पे गुल मोहम्मद लिखा है ये जरा बोलिए। महानूर, Present, sir. महानूर है, Yes, गुल sir. मोहम्मद, Present. ठीक है। सजील अहमद, जी बच्चे शहर आप इस हयात, क्लास में हो? ये गुल मोहम्मद की आईडी, ये गुल मोहम्मद हमारी क्लास में आई। तुम भी बोल। आप बच्चे ना गए तो कुछ ड्राफ्ट करने की कोशिश कीजिए।
ट्रांजिशन एलिमेंट 3D ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे पास है। इनमें हमारे पास टाइटेनियम है, रडियम है, Excuse me, sir. जी। सर क्विज होना है। कॉपर के बाद भी है और इसमें भी टाइम कंप्लीट होता है। इसमें हम 3D के अलावा सर क्विज नहीं होना आज। क्विज होना है, लेकिन वो सिर्फ 20 मिनट का होगा। 20 मिनट का मतलब 20 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिस LMS पे होगा। वो मैं आप लोगों को क्विज जो है वो मेल करता हूँ, आप लोगों ने LMS पर अपलोड करना है उसको। किस सेशन में? वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। In particular, many complexes of 3D metal ions are high spin, while those of the heavier transition metal are always low spin. Also, 3D transition elements which are the most often encountered in our lives, such as iron and copper. Thus, this chapter we cover the different and interesting components. 3D transition. General बात में क्या बात की? थोड़ा सा तार देखा 3D ट्रांजिशन का। ये 3D जो है, नहीं वैसे तो हमारे पास अगर हम पीरियोडिक टेबल ड्रा करें, हमने लास्ट कहीं पर बात की कि ये हमारे पास करके ये ड्रा भी हुआ है। ये जो हमारे पास एलिमेंट है, these are called 3D ट्रांजिशन। इसके नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास 4D है, ये 4D होते हैं। इसके नीचे 5D ट्रांजिशन। इसे 3D ट्रांजिशन एलिमेंट को कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट स्ट्रक्चर के लिए वो 3D है, इसलिए हम इसे 3D ट्रांजिशन कहते हैं। और मे भी हम इसको फर्स्ट ट्रांजिशन भी कहते हैं। पर ऐसे डी सबशेल फिलिंग की तरह सबशेल ऐसे हम इसे 3D कहते हैं। After that, we have a 4D in the after subshell filling that is a 4D. Next is a 5D because the last subshell filling is a 5D. तो यही बात यहाँ पे हुई कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो 3D है having a different Excuse me, sir. as compared to 4D and 5D. जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं LMS पे अपलोड करने में ही हमें 20 मिनट लग जाएंगे, आपको मेल कर देंगे। ये जो हमारे पास वहाँ मेल फिर आप लोगों को घंटे बाद आती है, और वो घंटे वाली एक्सेप्टेबल नहीं होती। सर मैं तो अपलोड कर दूंगी, लेकिन मुझे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम LMS पे अपलोड नहीं कर सकते। क्योंकि ऑनलाइन का ये सिस्टम होता है, अगर मैं आप लोगों को क्विज देता हूँ तो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो चीटिंग करते हैं और इंतजार करते हैं कि कहाँ से हमें इसका हेल्पिंग मटेरियल मिल सकता है। और दूसरा ये कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट में मोर जो ओके सर। आयरन भी हमारे पास 3D का एलिमेंट है, तो जो ये है इस वजह से आप लोगों को टाइम की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो ये दोनों बोथ जो हैं सर आप पार्ट LMS पे अपलोड सर आप फिर LMS भी ले लें क्विज। So these are the 3D transition. Just we move. चैप्टर नंबर 12 का था ना? यस सर। कहते हैं कि let's we move about 3D transition. कहते हैं we live in Marcus sphere of iron की spheres में हम live करते हैं। The most of the polar planet most of the polar planet consists of this one element. ये जो हमारे पास प्लेनेट है इसकी हम have a core. Most part of the core is contained in iron. अब core क्या है इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं initial form is believed to have been a mixture of metal and silicate. अब यहाँ पे क्या बात हुई? कहते हैं initial when earth going to start form, जब ये बनी it is made of mixture of, या अगर आप लोग कहते हो तो इसकी जगह पर मैं आप लोगों के पास से असाइनमेंट ले सकता हूँ। the temperature rose to cover 114. Yes sir please. सर असाइनमेंट Yes, sir, assignment ले लो। Yes, sir. Assignment भी बहुत। सर इसको क्विज पे कंसीडर कर लीजिएगा। जी, मैं इस तरह कर लूँगा।
क्वेश्चन से क्विज पे कंसिडर कर लेंगे फिर। हाँ, मैं वो उसको असाइनमेंट को क्विज में कंसीडर करता हूँ। ये भी ठीक है सर। सर जो आपने पहले Okay, असाइनमेंट sir. दिया है उसके न्यूमेरिकल भी नहीं अभी तक अपलोड किए। इससे बढ़ गया, इससे कम नहीं था। तो प्रोड्यूस emulsion which one component are being iron nickel alloy and other component, क्योंकि जब टेम्परेचर is going to higher then every part every mineral सर अगर चैप्टर ये नंबर 12 असाइनमेंट है तो फिर के इसका थोड़ा फिर इसका थोड़ा टाइम दे दीजिएगा अगर ये असाइनमेंट है तो। तो मोल्टन एक हफ्ते का आज ही के टाइम दिन में मिलेगा। थोड़ा सा। एक हफ्ते का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है सर। The iron is the main dense metal to the iron have a more denser, have a high density and sent toward the center of ये असाइनमेंट जो आप लोगों को लास्ट असाइनमेंट मिली हुई है उसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आप लोग मार्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने करना है। अब हमने अभी तक क्या बात की कि जैसे ये आपके प्लांट बनता है तो इसमें मोस्टली दो पार्ट या एलएमएस पर ही अपलोड कर दो। क्योंकि जब शार्प टेम्परेचर इज वेरी हाई देयर इज टू पार्ट्स फॉर्म वन इज आयरन निकल आयरन और निकल एक साइड पे और ये आयरन सर LMS पर अपलोड कर दें। चलें ठीक है, मैं एलएमएस पर अपलोड करता हूँ। दे मूव टुवर्ड द सेंटर। ये जो हमारे पास अर्थ जो है अगर हम इसको ड्रा करें, ये हमने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। ये हमारा अर्थ जो है ये इसका सेंटर है। फाइजा केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? वो आयरन इकट्ठी होगी, इसके अराउंड बाकी पार्ट जो है इस स्पेस ये अराउंड जी आयजा। अब इसी बात को सामने रखते हुए हम आगे चलते हैं। आयजा मेरी आवाज आ रही है? कि दिस इज द पार्ट ऑफ अर्थ। अगर हम इसी को आगे बढ़ाते जाएं तो ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ये अर्थ जो है इसी तरह बढ़ते जाएंगे, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा बढ़ाते जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं? ये सेंटर जो है ये जो पहला पार्ट इस सेंटर को हम कहते हैं सर जो केमिकल रिएक्शन के साथ जिसमें डीलिंग करें जो हमारा अर्थ है उसका इनर पार्ट है जिसकी थिकनेस जो है वो 1200 अहमद रजा। किलोमीटर है। यहाँ सेंटर से यहाँ पर थिकनेस The chemical reaction के दौरान जो एनर्जी मोस्टली आपको आयरन जो होती है वो chemical kinetic। जी माहम जमशेद। पॉइंट नंबर 5 का इसकी थिकनेस सर कि रिएक्टेंट की स्पीड स्लो होगी कि फास्ट और उसका मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि किस स्पीशीज पे होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें बताती है केमिकल रिएक्शन स्पीड के साथ होता है या स्लो होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, या रिएक्टेंट स्पीशी की जो नेचर है वो कैसी है, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड के साथ होगा या स्लो होगा। ये सारी का जो इंफॉर्मेशन है हमें केमिकल काइनेटिक्स से हासिल होती है। आज हमने ये स्टडी कर रहे थे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए हमने लास्ट टाइम जो है वो 2 एग्जांपल कंसीडर की, जिसमें आप लोगों के पास ए और बी एक रिएक्शन था, जिसमें आप लोगों के पास ए और बी जो है वो रिएक्टेंट स्पीशीज थी, वो कंबाइन होकर आप लोगों के पास सी प्रोडक्ट बनाती है। अब हम सपोज करते हैं ये रिएक्शन जो है वो स्पीडी है, स्पीड के साथ होता है। अब इस रिएक्शन को हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद स्टडी करना है कि ये रिएक्शन स्लो होता है या स्पीडी है। इसी तरह दूसरी साइड पर आप लोगों के पास एक रिएक्शन है जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी जो है एक्स वाई है और प्रोडक्ट आप लोगों के पास जी बनता है। हम कंसीडर करते हैं कि स्टार्टिंग में जिस वक्त आप लोगों ने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की यूज की है, उस कंडीशन में आप लोगों के पास ए की कंसंट्रेशन जो है वो 8 मोल है और बी के कंसंट्रेशन वो भी आप लोगों के पास 8 मोल्स हैं। लेकिन जिस वक्त रिएक्शन नहीं हुआ उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो 0। उसके बाद हम 16 मिनट के बाद रिएक्शन को चेक करते हैं
कि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट स्पीशीज की कितनी अमाउंट बाकी बचती है। ये जो इनर पार्ट है, सपोज जिस वक्त 16 मिनट गुजरे हैं, गुजरने के बाद आप लोगों के पास ए की कंसंट्रेशन बाकी बचती है 4, बी की कंसंट्रेशन बाकी बचती है वो भी 4, और सी की जो अमाउंट आप लोगों के पास हासिल हुई है वो 4 मोल है। ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोगों के पास ए और बी रिएक्टेंट स्पीशी है और सी आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है। अब हमने इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने ये देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है ये जो हमारी सेकंड पार्ट है जिसे हम कहते हैं चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आइजा ये माइक को अनम्यूट करें। उसके बाद कहता है आइजा फारूक। कैलकुलेट करेंगे वो भी रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। अगर हम ए के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट स्पीशीज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल यानी कि डेल्टा टी, और इसके साथ हम माइनस का साइन यूज करते हैं। माइनस का साइन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जिस तरह रिएक्शन कंप्लीट होगा, जिस तरह रिएक्शन जो है वो स्पीड होगा, उसके साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है। इस वजह से हम इसके साथ माइनस का साइन यूज करते हैं। पर अगर हम प्रोडक्ट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी। इस वजह से हम प्रोडक्ट के साथ हमेशा प्लस का साइन यूज करते हैं। अगर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिहाज से लिखोगे तो उस कंडीशन में वो इक्वल होगा माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर आप लोग बी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा माइनस डेल्टा बी, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी में जो चेंजिंग हासिल हुई है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये जो हमारे पास ओरिजिनल मैथमेटिक्स है, और अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिहाज से तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही इक्वेशन जो है वो इक्वल होगी चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि C डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नेक्स्ट वो कहता है कि डायमैग्नेटिक ऑलमोस्ट ये नहीं शहर म्यूट करें। डेल्टा ए का मतलब है कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। फाइनल कंसंट्रेशन ए की जो वैल्यू है वो इक्वल है 4 के, यानी कि 4, और इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी जो है वो इक्वल है 8 के, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम जो है वो 16 मिनट है और इनिशियल टाइम जो है वो 0 है। इसको जिस वक्त आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास ए के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होगा। इसी तरह अगर आप लोग बी के लिहाज से इस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम हासिल होगी, और उसमें भी आप लोगों ने फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम लिखना है। इसी तरह अगर आप लोग प्रोडक्ट के लिहाज से कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों ने फाइनल कंसंट्रेशन सी की माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल से कैलकुलेट करना है, और उसके जरिए आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होगी।
और ये आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन एक टाइम इंटरवल के लिहाज से हासिल होगा। जिस तरह अब यहाँ पर पहले जो कैलकुलेट किया हुआ है वो सी के लिहाज से किया हुआ है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिहाज से कैलकुलेट किया हुआ है, जिसके मुताबिक आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो है वो 0.25 हासिल होती है। अब हम इसको चेक करते हैं कि वाकई ये रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिहाज से भी यही हासिल होता है या इससे डिफरेंट हासिल होता है। अगर हम ए के लिहाज से इसी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास 0.25 वैल्यू ही हासिल होती है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे हम रिएक्टेंट स्पीशी के लिहाज से कैलकुलेट कर लें, चाहे हम प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के जरिए कैलकुलेट करें, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम ही हासिल होती है। दूसरी साइड पर आप लोगों के पास जो रिएक्शन है जो स्लो हो रहा है उसमें हम सपोज कर रहे हैं आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट स्पीशी है इनिशियल उसकी कंसंट्रेशन 8 मोल है, वाई की कंसंट्रेशन ही 1 है, लेकिन जिस वक्त आप लोगों का रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। लेकिन जिस वक्त आप लोग दोबारा से कंसंट्रेशन को मेजर करते हो 16 मिनट के बाद तो उस कंडीशन में एक्स की कंसंट्रेशन जो बाकी बचती है वो 7 मोल है और वाई की अमाउंट जो है वो भी 7 मोल हासिल होती है। लेकिन जेड की 16 मिनट के बाद जो मोलर कंसंट्रेशन आप लोगों के पास हासिल होती है वो 1 है। जिस वक्त आप लोग इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला अप्लाई करोगे जिसके जरिए आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके मुताबिक आप लोगों ने मोलर कंसंट्रेशन चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल या चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी कि सेम इक्वेशन को ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर आप लोग प्रोडक्ट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम 2 माइनस टाइम 1। Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 है और Z1 की वैल्यू आप लोगों के पास 0 है। Z2 की जगह पर आप लोग 1 पुट करते हो और Z1 की जगह पर 0 पुट करते हो तो आप लोगों के पास ये वैल्यू 1 हासिल होगी और 16 में से 0 को माइनस करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 16 वैल्यू होती है। अगर आप लोग 1 को 16 से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास 0.02625 वैल्यू हासिल होती है। अगर हम चेक करें इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास ज्यादा है इस वैल्यू की निस्बत, जो इंडिकेट करती है कि सेम टाइम इंटरवल में ये रिएक्शन जो है वो ज्यादा प्रोसीड किया है इस रिएक्शन में, या ये भी कह सकते हो ये रिएक्शन जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ हुआ है और ये रिएक्शन जो है वो स्लो हुआ है। अगर आप लोग इसके रेट ऑफ रिएक्शन भी रिएक्टेंट स्पीशी के जरिए कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास इसकी वैल्यू सेम ही हासिल होगी। जिस वक्त हम एक्स के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम ही हासिल होती है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जितनी कम हासिल होगी इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है उतना ही स्लो होगा और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा हासिल होगी रिएक्शन उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ होगा। ये हमने एक इंटरवल के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर किया है, उसके बाद हमने फर्दर 32 मिनट के बाद दोबारा से रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करना है। तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग फर्दर टाइम देते हो 32 मिनट के बाद फिर दोबारा से आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन को मेजर कर लेते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यानी कि पहले 16 मिनट पर आप लोगों ने जो कंसंट्रेशन मेजर की थी वो आप लोगों की अब इनिशियल कंसंट्रेशन है और आफ्टर 32 मिनट के बाद जो आप लोग कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हो वो आप लोगों की फाइनल कंसंट्रेशन होगी।
तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए की जो है वो 4 मोल है, बी की कंसंट्रेशन जो है वो भी 4 मोल है और सी की कंसंट्रेशन जो है वो डी 4 मोल है। लेकिन 32 मिनट के बाद ए की कंसंट्रेशन जो आप लोगों के पास रिएक्शन की मदद से हासिल हुई है वो 2 मोल है और बी की कंसंट्रेशन जो आप लोगों के पास हासिल हुई है वो भी 2 मोल है। लेकिन सी की कंसंट्रेशन आफ्टर 32 मिनट जो है वो 6 मोल। अब आप लोगों ने दोबारा से रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसको इस पर अप्लाई करना है और उसकी मदद से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है कि पहले 16 में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा स्पीड के साथ था या रेट ऑफ रिएक्शन बाद वाले 16 मिनट में ज्यादा स्पीड के साथ हुआ है। तो उस कंडीशन में फिर दोबारा से आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन अप्लाई करनी है जिसका मतलब है कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल और चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्वल होगा T2 माइनस T1 और डेल्टा T जो है वो इक्वल होगा T2 माइनस T1। यहाँ पर आप लोगों के पास C2 की वैल्यू जो है वो 6 है और C1 की वैल्यू जो है वो 4 है और T2 की वैल्यू आप लोगों के पास 32 मिनट है, T1 जो है आप लोगों के पास 16 मिनट है। जिस वक्त आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू जो रेट ऑफ रिएक्शन की हासिल होती है वो 0.125 है। अब ये वैल्यू अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हो पहले वाले रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू से जो आप लोगों के पास 0.25 वैल्यू हासिल हुई थी, अब ये वैल्यू ज्यादा है या सेकंड में जो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हासिल हुई है वो ज्यादा है? सेकंड वाली ज्यादा है सर। सेकंड वाली ज्यादा है। अब्दुल्ला सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा है या फर्स्ट वाली वैल्यू ज्यादा है? अब्दुल्ला 0.25 वैल्यू ज्यादा होती है या 0.125 वैल्यू ज्यादा होती है? निकल और आयरन अदर पार्ट 0.25 0.25 वैल्यू ज्यादा होती है। ये जो है यस सर क्यों है इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू ज्यादा होगी, जिस तरह 0.25 वैल्यू ज्यादा थी तो इसका मतलब है कि पहले 16 मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा स्पीडी था और बाद वाले 16 मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आप लोगों के पास कम हासिल हुई है, जो इंडिकेट कर रही है कि बाद वाले 16 मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है पहले वाले 16 मिनट की निस्बत। ठीक है, जितनी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पहले से कम आती है या ज्यादा आती है वो हमें बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है और उसकी मदद से ही हम रिएक्शन को बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्पीडी होगा या स्लो होगा। अब ये हमने प्रोडक्ट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया है, इसी तरह हम रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन के जरिए भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी आप लोगों के पास सेम ही हासिल होती है। अब हम दूसरे रिएक्शन को चेक करते हैं जो स्लो हुआ था, जिसके मुताबिक आफ्टर फर्दर 16 मिनट के बाद आप लोगों के पास x की वैल्यू जो बाकी बचती है वो 6 मोल है, y की वैल्यू जो है वो 6 मोल बाकी बचती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो आप लोगों के पास हासिल होती है वो 2 मोल है। अब आप लोगों ने इसके लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। जिस वक्त हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो हासिल होती है वो 0.0625 वैल्यू हासिल होती है और पहले जिस वक्त आप लोगों को इस स्लो रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हासिल हुई थी वो भी 0.625 थी। इसका मतलब है सेकंड रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है
वो हमारे पास जितनी जो है, स्पीड इसकी पहले 16 मिनट में थी कि उतनी ही स्पीड it can show इसकी plus बाद 2 वाले and plus 3 16 मिनट oxidation में पे हुई nickel है। है, it can show with plus इसका मतलब है 2 कि and इसके plus रेट 4 ऑफ रिएक्शन oxidation पर पे कोई अफेक्ट नहीं transfer हुआ है। can be show plus 1 and लेकिन plus 2 ये वाला oxidation रिएक्शन पे। है जिसमें अपने In पास overall ए और we बी can जो see है the सी transition प्रोडक्ट से बनाते हैं, हमारे पास इसका रेट ऑफ oxidation रिएक्शन state का इनिशियल transition element 16 मिनट में every ज्यादा था, element लेकिन की बाद different वाले different 16 मिनट oxidation में system स्लो हुआ। theory के और one वो से इंडिकेशन हमारे 2, पास 2 से 3, इस 3 से रेट 4, ऑफ 4 से रिएक्शन 5 को तक कैलकुलेट oxidation करने different की oxidation मदद states से are हासिल हुई। why they have different oxidation states इसके because बाद they have फर्दर हम reduced 16 मिनट इस रिएक्शन को देते हैं। है, इसकी वजह से देने के बाद फिर दोबारा से इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या इफेक्ट होता है इस पर। हमने अभी बात की तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ए और बी रिएक्टेंट स्पीशी वाले रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो हासिल होती है वो 0.125 हासिल होती है। पहले 16 मिनट में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो हासिल हुई थी वो 0.25 थी। उसके बाद फर्दर 16 मिनट के बाद जो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हासिल हुई थी वो 0.125 वैल्यू हासिल हुई। उसके बाद फर्दर आप लोगों ने जिस वक्त 16 मिनट के बाद दोबारा से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया है तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0.125 वैल्यू हासिल हुई है। इसका मतलब है कि रिएक्शन पहले 16 मिनट में स्पीड के साथ हुआ है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर 16 मिनट के बाद जो है वो स्लो हुआ है, और उसके बाद फर्दर 16 मिनट के बाद रिएक्शन की कंसंट्रेशन या रेट जो है वो सेम ही रहा है। आप लोग ये भी कह सकते हो इस रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन इनिशियल में स्पीड के साथ हुआ है, लेकिन बाद में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, क्योंकि आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो है वो सेम ही हासिल होगी। तो इनमें से किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसी तरह अगर आप लोग सेकंड रिएक्शन जो स्लो हुआ था उसके रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू दोबारा से सेम ही हासिल होगी। इसका मतलब है कि ये स्लो रिएक्शन जो हुआ था जिसमें आप लोगों के पास एक्स और वाई रिएक्टेंट स्पीशी थी और जी जो थे वो प्रोडक्ट स्पीशी थी, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन पर पहले 16 मिनट में जिस रेशो के साथ हुआ था उतनी ही रेशो के साथ उतनी स्पीड के साथ रिएक्शन जो है 32 मिनट के बाद हुआ है, और उतनी ही रेट के साथ रेशो के साथ रिएक्शन जो है फर्दर 16 मिनट के बाद हुआ है। या ये भी कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली सेम स्पीड के साथ प्रोसीड किया है एक्स और वाई रिएक्शन में। लेकिन ए और बी जो रिएक्शन था उसमें रिएक्शन जो है इनिशियली ज्यादा स्पीड के साथ था, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हुआ है और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो चुका है। और इस तरह हम रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से ये बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होगा, स्लो होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब वो कहता है कि अब यहाँ पर आप लोगों के पास सिंपल वैल्यू के साथ डायरेक्ट शो किया हुआ है कि जिस वक्त आप लोगों के पास सपोज रिएक्शन जो है रिएक्टेंट स्पीशी जो है उसको हमने रेड कलर से शो किया है, प्रोडक्ट स्पीशी को हमने ब्लू कलर से शो किया है। अगर आप लोगों के पास इनिशियल अमाउंट जो है रिएक्टेंट स्पीशी की 100 है तो उस कंडीशन में जिस वक्त टाइम 0 गुजरा है 0 सेकंड के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी और टोटल कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी की होगी। लेकिन अगर आप लोग फर्दर 5 सेकंड के बाद दोबारा से रिएक्शन को मॉनिटर करते हो तो उस कंडीशन में सपोज आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन जो है वो 82 बचती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो 16 जो है वो बनती है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, 100 से 82 में शिफ्ट हुई है जिसकी वजह से ये डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से 16 पर शिफ्ट हुई है जो इंडिकेट करती है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है।
फर्दर आप लोगों को दोबारा से 15 सेकंड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी कंसंट्रेशन जो है वो 84 से 71 पर शिफ्ट हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 16 से 29 पर शिफ्ट हो जाती है। और जिस तरह आप लोग टाइम देते जाते हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज होती जाएगी। और हर टाइम इंटरवल के बाद जिस तरह आप लोगों ने लास्ट में अभी देखा है इसी तरह आप लोगों ने इसका रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला अप्लाई करना है और आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है या स्पीड के साथ। तो उस चीज से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पहले स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड के साथ था या सेकंड स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड के साथ था या थर्ड स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड। जिस वक्त आप लोगों के पास डेटा हासिल होता है उसको हम इस तरह ग्राफ की मदद से इंडिकेट कर सकते हैं। यही जो आप लोगों के पास ये वाला जो डेटा है इसको हम ग्राफ की मदद से जिस वक्त ड्रा करते हैं तो हमारे पास इस जैसा डेटा अपीयर होता है जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि ये आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के लिहाज से इस साइड पर आप लोगों के पास टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और इस साइड पर आप लोगों के पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स है। अब रिएक्टेंट स्पीशी जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं टाइम के लिहाज से, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के लिहाज से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है जितना टाइम आप लोग रिएक्शन को देते हो उसके लिहाज से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा जो है वो डिक्रीज होगी। इसको हम सबसे पहले हमारे पास और है जो कि और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी। लेकिन आप लोग इस ग्राफ से ये भी चेक कर सकते हो तो जिस वक्त आप लोग इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो इसमें से वो प्रोसेस जिसके जरिए तो पहले 5 सेकेंड में इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो ज्यादा एज कम्पेयर टू सेकेंड स्टेप के, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट 20 का आता है या 16 का डिफरेंस आता है। लेकिन बाद वाले यहाँ से जिस वक्त आप लोग फर्दर 5 सेकंड देते हो तो उस कंडीशन में इन दोनों का डिफरेंस जो है इस वाले डिफरेंस की निस्बत कम है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो स्पीडी रिएक्शन है इनिशियली वो स्पीड के साथ होता है, उसके बाद जितना टाइम गुजरता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जितने रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी जो है उतने ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन ज्यादा करेंगे और जितने ज्यादा कोलिजन होगी उतने ही रिएक्ट
CR क्लास लीव कर दें। सर आपका माइक म्यूट है, आई थिंक आपको पता नहीं है। जी अब आवाज क्लियर आ रही है? मैं कह रहा था कि इससे आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सर मैंने ये बताया था कि जिस वक्त आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीडी होता है, क्योंकि उस कंडीशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जितने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की ज्यादा होगी उतने ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, और जितनी नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगी उतने ही स्पीड के साथ रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली जो है वो स्पीड के साथ होता है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। इसी वजह से पहले इस ग्राफ में शार्प डिक्लाइन है, और जिस तरह टाइम गुजरता जाता है उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन जो है वो भी स्लो स्पीड के साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से ही पता चलती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोग हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हो आयोडीन के साथ, जिसके जरिए आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल होता है। जिस वक्त आप लोग इस रिएक्शन को कंपेयर करते हो, रिएक्टेंट स्पीशी को प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन से कंपेयर करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम होता है, तो आप लोगों के पास 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बनते हैं। इसका मतलब है इसकी जितनी अमाउंट कंज्यूम होगी आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डबल हासिल होगी। इसी तरह जितनी कंसंट्रेशन आयोडीन मॉलिक्यूल की कंज्यूम होगी उसकी कंसंट्रेशन के डबल में आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन हासिल होगी। वो हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से इंडिकेट हो रहा है। और इसके फर्दर हम जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन को जिस तरह आप लोगों ने अभी देखा है किस तरह हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं टाइम के लिहाज से, और उस कंडीशन में आप लोग ये बता सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है या स्पीड के साथ होता है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे उस कंडीशन में पहले आप लोगों ने जो रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन स्टडी की थी वो उस कंडीशन में थी जिस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स सेम थे। अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर शो किया हुआ है। आप लोग जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको डिवाइड करना है उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, या ये कह सकते हो कि जो 1 को आप लोगों ने उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है। उसके बाद उसकी मोलर कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हासिल होती है उसको आप लोगों ने टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है। आप लोगों के पास हाइड्रोजन का 1 मोल है तो आप लोगों ने इसको 1 डिवाइडेड बाय 1 लिखना है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है इसलिए आप लोगों ने डिवीजन जो है वो 1 से की, और इसकी कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी, इसी वजह से हम इसके साथ नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। इसी तरह आयोडीन जो है उसमें भी आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 है,
इसलिए इसके जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी आप लोगों ने 1/1 लिखना है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता वो इंडिकेट करता है कि 1/1 है। एक मिनट सर। इसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, इसीलिए जब इसके हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो उसके साथ हम 1/2 लिखेंगे, और प्लस का साइन इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा जो है वो इंक्रीज होती है। और बाकी प्रोसीजर रेट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेट करने का बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जिस वक्त आप लोगों ने डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया है, उसका सम और डिवीजन जितने टाइम को आप लोगों ने सम किया है, अगर आप लोग दो वैल्यू को मर्ज करके फिर आप लोग एवरेज लेना चाहते हो तो दोनों वैल्यू का सम करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अगर 3 वैल्यू को आप लोगों ने एवरेज कैलकुलेट करना है तो आप लोगों ने तीनों वैल्यू को सम करना है और 3 से डिवाइड कर देना है। तो वो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो हासिल होगा वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये साथ में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन है इस टेबल में। सर सिर्फ 2 मिनट दे दियो बस। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास इस रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जिस वक्त रिएक्शन करता है तो आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इसके साथ डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद जिस वक्त रिएक्टेंट स्पीशीज और कंसंट्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू गिवन है। आप लोगों ने इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। जिस वक्त आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करोगे, और मेथड आप लोगों को बिल्कुल सेम इसी तरह है कि आप लोगों ने चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल के साथ कैलकुलेशन करनी है। ये अगर आप लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में, क्योंकि इसके 2 मोल्स जो हैं वो बनते हैं, इसी वजह से आप लोगों ने इसको 1/2 into molar change in molar concentration of hydrogen iodide divided by time interval कैलकुलेट करना है। और हर स्टेप के लिए आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कर लोगे? यस सर। और यहाँ पर साथ में वैल्यू गिवन है। उसके बाद जिस वक्त आप लोग ग्राफ ड्रा करते हो तो ग्राफ से ये इंडिकेट होता है जिस रेशियो के साथ रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उसकी डबल कंसंट्रेशन के साथ प्रोडक्ट स्पीशीज बनती है। जिस तरह हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कंपेयर किया था कि आप लोगों के पास 1 मोल हाइड्रोजन का कंज्यूम होता है तो आप लोगों के पास 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बनते हैं। इसका मतलब है कि कम अमाउंट कंज्यूम होगी तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट में ज्यादा अमाउंट हासिल होगी, और वो आप लोगों को साथ में रेट ऑफ रिएक्शन के जरिए भी पता चल जाता है। जिस वक्त आप लोग वैल्यू को ड्रा करते हो, ड्रा करने के बाद जो स्लोप आप लोगों के पास हासिल होती है वो स्लोप बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को ही इंडिकेट करती है। जिस तरह यहाँ से इसको जिस वक्त मेजर करते हो, इन 2 पॉइंट के दरमियान स्लोप को जो मेजर करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू कम हासिल होती है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा। अगर ज्यादा पॉइंट के दरमियान स्लोप को मेजर करोगे तो वो उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। या आप लोग ये भी कह सकते हो वो उस रिएक्शन के स्लोप है और वो स्लोप जो है आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब जिस वक्त हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप लोगों के पास वो वैल्यू भी शामिल होती है जो जिस टाइम इंटरवल में कम स्पीड के साथ रिएक्शन ने किया है, और वो रिएक्शन भी शामिल होती है जिस दौरान रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हुआ है। क्योंकि एवरेज में आप लोगों ने दोनों वैल्यू को सम करके 2 से डिवाइड करना होता है, या 3 वैल्यू को सम करते
करके 3 से डिवाइड करना होता है, जिसके जरिए आप लोगों के पास एवरेज वैल्यू हासिल होती है। आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। इसके बाद स्टूडेंट जो है अटेंडेंस सुन लें, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, ऐमन अकरम, अनम अफजल, Yes, sir. Present. फाइजा सुल्ताना, हिबा आसिम, Present. सजील अहमद, सजील अहमद, शहर हयात, प्रेजेंट सर। सर शहर प्रेजेंट। ओके, शहर हयात होगी अटेंडेंस आपकी। रब नवाज, रिमशा जब्बार, उस्मान हुसैन। जी, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। सर असाइनमेंट का बता दें। असाइनमेंट नेक्स्ट वीक तक आप लोगों ने LMS पर अपलोड करनी है, और उसके जो क्वेश्चन है वो मैंने LMS पर लिख दी है। और सर न्यूमेरिकल वाली जो असाइनमेंट है वो भी आपने LMS पे बता दी है न्यूमेरिकल नंबर? जो लास्ट वाली है वो बता दी है। सेकंड जो आज क्विज की जगह पर कंसीडर करनी है वो मैं आप लोगों को कल तक अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।